अच्छा किया तुमने जो किया, ठीक है। रबुआ में औरतें हैं जो जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनके हस्बैंडों से तलाक दिलवा ली, क्यों? कि वो जमात को बुरा कहते हैं। तो वो लड़कियां रो रही हैं कि मेरा तो हस्बैंड ठीक था, फिर वो जमात की इज्जत नहीं करता था, इनकी इज्जत नहीं करता था, अहदेदारों की ये वो, तो उसको मुझे तलाक पे मजबूर करके इससे तलाक ले लो, ये काफर होता जा रहा है, मुर्ताद होता जा रहा है। तो वो कहती मैंने घर बर्बाद कर लिया, मुझसे कोई शादी नहीं करता, तुम कर लो। मैंने कहा यार 3 तेरे बच्चे हैं, किधर मुसीबत में डालूंगा, रहने दो, ना बच्चे ना होते फिर मैं कर लेता, या बच्चे। तो मैंने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड ठीक था तुम्हारे साथ? कहती खुदा की कसम ठीक था। तो सिर्फ जमात में मेरी तलाक दिलवाई। मैंने उसको कहा कि खुदा के लिए अपने बंदे से राब्ता कर लो, वो कोई भी है ना तुम्हारे लिए ठीक है ना, वो मुसलमान तो है ना, काफर तो नहीं हो गया, साई तो नहीं हो गया, कोई हिंदू सिख तो नहीं हो गया, मुसलमान ही है ना, तो आप अपने बंदे के पास चल जाओ, बेशक जमात छोड़ दो। मैंने ये उसको मशवरा दिया था। वो रोती थी, कहती मुझे 10-15 हजार बेनिफिट देते हैं जमात वाले, तो उसमें मेरा बड़ा मुश्किल गुजारा होता, मैं अपने बंदे के साथ ठीक थी, सिर्फ मुझे जमात की बातें नहीं मानता था, उसका घर जान दिया। ये जमात इतनी जालिम है। मैं भी अहमदी में सब जुल्म, ये मैं अपने अपने साथ कहानी, बड़ी लंबी कहानी है मेरी, जो ये जिस तरह जुल्म करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम अल्लाह के सच्चे हैं, किस चीज में सच्चे हैं, क्या चीज सच्ची है, क्या लेके चलते हैं ना। सुन लो भाई, हाँ जी हमारी भी सुन लें जी, सुनते ला तू बहुत काला पे है ओ लाई जा तो बोल तमीज ना, मैं तेन एक बार समझावा, तमीज ना बोलना है, ओए तोए करके नहीं बोलना, समझ गया? हाँ मैं तमीज ना कहा, तमीज ना बोलना, तमीज ना तू जमात को इतना बुरा कह रहा है। जमात ने बुरा नहीं कह रहा, जमात ने जो इंसाफ करना चाहिए ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ सुनते लेना भाई मेरे बुराइयां ना आंदियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ तेरियां ऐसे वजह तो तैਨੂੰ जमात चों ਕੱਢਿਆ, तू काला बड़ा है। तू काला क्यों ना हो कि ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੇ झूठ फ्रॉड बेचते हुए, हाँ जी सुना मैंने पता लग गया तमीज नाल, हाँ सुना तेरी 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 दिमाग दा, तेरे सारे सिस्टम दा मैंने पता लग गया। पहले ओपन भाई दी गल सुन ले, फिर उस तो बाद मैं करना। हाँ तो तमीज ना बोल, मैं तेन आखिरी बार हम वार्निंग दी थी, तमीज ना बोल, तमीज ना मैं ना गल कर बस। मैंने तनवीर भाई का टाइम लगा दिया है, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा फिर। अबे तू भी तो उसी तरह ही करन दिया ना यार। मैं तो तमीज ना बोल रहा भाई जान, मैं कोई गलत गल नहीं। मैंने भी तो मेरी 66 साल उम्र है, तू करन दिया तू नहीं। मैं हाँ ठीक है। अरे सारे ठंडे हो जाएं, कोई भी गैर जमात ऊपर नहीं भी लेते हैं। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, मैंने पता है क्या किया, टाइम लगाने के चक्कर में तनवीर भाई को नीचे गिरा दिया है। तनवीर भाई राजपूत साहिब, हाँ जी आप करें। देखिए जो कोई भी मसला होता है ना, उसको हमें जो ऊपर नजर आ रहा होता है, हमें उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए कि आखिर में हुआ क्यों, ठीक है। उसके लिए हम अपने आप से कुछ सवालात करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि आप पे इसका हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था। तो पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट तक कौन लेके गया था, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस जमात में क्यों नहीं हैंडल हुआ? पहली मेरा सवाल जी कौन लेके गया था जमात से बाहर? मेरी बीवी एक दिन स्कूल बच्चे छोड़ के आई और मुझे कहती घर छोड़ के चल जाओ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा कि नीचे पुलिस स्टेशन है और वो 7 सदर का घर है, वहां जाओ, वो मुझे घर से निकाले, मैं निकल जाऊंगा। कहती ठीक है फिर देखो तमाशा। ये गई है जाके सदर, नहीं सदर के पास भी नहीं गई, यहाँ शेखनी 2 बहनें हैं, एक मेरे घर पे इधर रहती थी, एक उधर, वो दोनों ही पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा घर जाड़ दिया। मैंने तो उनको बहनें बनाया हुआ था। मैंने ये भी जमात में बोला, जमात में कोई नहीं उसको बोला। वो इनके घर गई है जाके, तो इनसे मशवरा किया कि मैं क्या करूं। इन्होंने मशवरा दिया कि उसके साथ को जाकर लड़ाई झगड़ा करो, अगर वो आपको हाथ लगाए मारे तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, अलहदा कर दे देंगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे, ये वो। उसने यही ड्रामा किया कि बाहर गई, वापस आई तो मैंने इसके भाई को पाकिस्तान फोन कर दिया, इसकी माँ को कि इसको समझाओ ये अच्छा नहीं कर रही। तो इसका भाई मैंने सलाम अलैकुम कहा तो कहता हाँ गल करो, की गल है तेरी भैन तेरी मां। मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरी बीवी शेखनी है और ये सारी एक गेम मेरे साथ खेल रहे थे। उसने मुझे गालियां दी, मैंने वो फोन बंद कर दिया, इसको फोन किया, इसने फोन नहीं उठाया। वापस घर में आई, मैंने कहा कहाँ गई थी? तुम्हारे भाई ने गालियां दी है समझाने की खातिर कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तो मुझे कहती कि मैं अपने यार को मिल के आई, तुमने जो करना कर लो। मैंने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए, ठीक है। इसने मुझे ये मैंने जुर्म किया, तो इसमें जमात का क्या मैंने नुकसान कर दिया? जमात के साथ तो मेरा कुछ नहीं। मैंने जमात को मेरी हेल्प करनी चाहिए थी कि जमात भी निकाल दो इसको। कौन से जुर्म? तुम्हें ये पता नहीं कि यूरोप में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते? यूरोप में ड्रग डीलिंग भी करते हैं, रेप भी करते हैं, उनको नहीं पता जहाँ नहीं। बात तो सुनना, अजीब बात। शुक्र करो ये तुम्हें फैंटी नहीं लगाई, इधर यूरोप में फैंटी नहीं लगाते। पाकिस्तान होंगे ना तेरे
तेनू हरे की करना सी उन्होंने ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ राजपूत भाई उनसे बात नहीं करने दें। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ तनवीर भाई वो कह रहे हैं कि मुझे सजा मिल गई, जो मैंने किया मुझे सजा मिल गई। बाजी मेरी बात सुने, मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, आज तक हमारे घरों में किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये होता कौन है हमारी बहन के ऊपर हाथ उठाने वाला? इसको जूतियां पड़नी चाहिए। ये तो शुक्र करो इसको खाली इखराज किए, ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है जमात अहमदिया को। इसको को अस्तगफार करे और दुआएं मांगे और अल्लाह से माफी मांगे कि मेरे को गलती हो गई है। रसूल करीम होते ना तुम्हें इस्लाम से भी खारिज कर देते। ये क्या फिर रहा है? शुक्र करो इसको अगर तुम्हारी बीवी ने पहले पुलिस को कॉल किया फिर जमात बीच में बिल्कुल शामिल नहीं होती। ये यही तो पॉइंट है तनवीर भाई, कि वो कह रहे हैं इसको बताया पहले जी, किसको इन्वॉल्व किया पहले या किसको इन्वॉल्व किया पहले पुलिस इन्वॉल्व हुई है। हाँ तो फिर तो केस ही जमात के पास नहीं जा सकता। ये जी तो मुझे नहीं समझ आ रही। अगर इसकी वाइफ से बातें सुने ना तो उसकी वाइफ और चीजें बताएगी। ये तो एक तरफा सुन के बाद ऐसे हमें इसका कोई असर नहीं होता। अच्छा अब हम तीनों बैठ के बात करते हैं। राजपूत भाई ये अभी नहीं सुन रहे, ठीक है? राजू भी मिल जाओ, ओपन आइज। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, पुलिस इनको ले गई, इनको जुर्म की सजा भी मिल गई, तो क्या जमात जो है फिर इंटरफेयर करती है जब एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर? अगर केस कंप्लीट हो गया हो उसके बाद अगर उनकी वाइफ ने कोई कंप्लेंट की हो जमात में तो उस सेंस में तो हो सकती है कि जमात बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन गए और 2 घंटे के अंदर अंदर उनका इखराज हो गया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ ऐसे नहीं होता। 2 घंटे के अंदर तो किसी की मुलाकात ही नहीं हो सकती। हम ही गप छोड़ रहा है ये। दो वैसे मुश्किल है ये से शामिल है, ऐसे मुमकिन नहीं है ये जो स्टोरी सुना रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमने आपस में ये बात कर ली। अब खाला जी वो बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं। राजू भाई की बात बोले कि मुझे 2 घंटे में किसने जमात से निकाला था? शेख तारक जो मुरैना का लेकिन जो नाजर बना हुआ शेख तारक, उसको वो मेरा सदर था, उसको कुरान पाक पे हाथ रख के पूछ सकते हो। ये यहाँ आके कहते आने की मुझे टेलीफोन नंबर दो उसका। शेख तारक अमूरियामा का नाजर बना हुआ है, तो मैं क्या नंबर दूं? अमूरियामा में शेख तारक पूछ, वो मेरे महल्ले का सदर था, उसने रिपोर्ट पहुंचाई, 2 घंटे में मुझे निकाल दिया। हजूर तक नहीं बात गई, अंदर से निकाल दिया दफ्तरों से ही। ये बेईमानी हमारी जमात में हो रही है। अब असल बात सामने आई। पता भी नहीं चला होगा, मुझे पता है। तनवीर भाई एक मिनट ठहर जाओ। आपकी वाइफ की शादी से की है दोबारा के कोई नहीं की? नहीं, मेरा राब्ता ही नहीं है। जब से घर गया वो पता नहीं किस घर, मेरा कोई उनके साथ राब्ता नहीं। तो राजपूत भाई फिर आप खलीफा वक्त को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? खलीफा वक्त का मैं ये इल्जाम दे रहा हूँ कि पहली बात कि मुझे जमात से क्यों निकाला, दूसरी बात अल्लाह का सच्चा खलीफा होता ना, मैंने कुछ भी जुर्म कर इतने दलील और घटिया अहमदी लोग हैं कि सब हक सच की बात जानते हुए भी नहीं मानेंगे, ये बोलने भी नहीं देते। मैं इनकी ब्रॉडकास्ट पे गया, मैंने अभी सिर्फ हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह का हवाला दिया कि उनके पास 2 कपड़े कहाँ से आए, तो वो गुस्ताखी तो नहीं थी, उन्होंने जवाब दिया तो मेरी बात काट दी कि अब आप हमारे मिर्दे पे आ जाएंगे। उनके बात सुनना ही नहीं चाहते, सच्चे हैं या झूठे हैं। ये अच्छा, सबसे बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा कि मैंने कहा कि अल्लाह का सच्चा हम आपको झूठा नहीं कह रहे, मैं किसी को भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह का खलीफा था, जैसे पुलिस काफिर कानून ने दोनों तरफ सुन के मुझे सलाह दी, मेरे अल्लाह के खलीफा ने तो मुझे पूछा ही नहीं, मुझे चुप करके जमात से निकाल दिया। ये शेख तारक को कुरान पे हाथ रखा है। शेख तारक जो अमूरियामा में बैठा हुआ है, मिर्जा हफीज जो अमीर के दफ्तर में बैठा हुआ है,
जवाब उधर बैठा हुआ, उनको कुरान पाक पे हाथ रखाओ, अमीर अमीर जमात का भी कि मुझे जमात से निकाला था कि नहीं निकाला था, क्यों निकाला था। चल अजीब बात है कि इसकी हेल्प ना करनी पड़े। इस तरह के गुलाम अहमदी जो है ना, वो बाद में मिर्जा का दफा करेंगे कि मिर्जा सच्चा, ये झूठा है। एक हदीस है कि एक वक्त आएगा कि जो सच्चा होगा आप भी मिर्जा साहब को मानने वाले, मिर्जा साहब कहना। हाँ, मिर्जा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा अल्लाह का खलीफा था, तो उसको कम से कम कोई अच्छा रोल प्ले करना चाहिए था कि एक घर बर्बाद हो रहा है, अल्लाह को किसी का घर उजड़ता हुआ अब पसंद नहीं है, किसी का घर बसने ये देते नहीं है। हजारों अहमदी लोग तंग आए हुए हैं, ये चंदा नहीं देता, ये जमात के साथ काम नहीं करता, अहमदियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और इस तरह की बात करते हैं। तू ठेका ले आया किसी का? ठेका नहीं लिया मैं, जमात अहमदिया च इस तरह नहीं गा, तू पहले ही तू बागी सा, होर गल कोई नहीं। तो जेड़ा अपनी औरत नू हथ चुके ओदे ते लानत है। नहीं, इस तरह के केस बड़े ने तनवीर भाई, जमात विच ते हर किन्ने केस ने, घरां च लड़ाइयां हो जांदियां ने, लोकी हथ भी ठोक सकदे ने, तो जमात कट छड्डदे ने। कल नहीं सुनिया तनवीर भाई इस वजह से नहीं निकाला होगा, तुसी ले जा लड़ाइयां ने। ए बदतमीजी करदा हर बंदे नाल, एदी तुसी ले जा नहीं देखदे पे? नहीं सही तनवीर भाई, वो अब वो जिस तरह भी बात करें, लेकिन हालांकि एक बात है, ये इस तरह के वाकये हुए हैं कि लड़कियां पाकिस्तान से आई हैं और उनको जमात की औरतें भड़का देती हैं कि तुम लैदा हो जाओ, चंदा आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वो इस तरह फिर करके ना मामला खराब हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 2 घंटे और निकालने वाला काम है ना, वो जरा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये आमी छोड़ रहा है। बात ये है कि अगर इसने ऐसे खानदान में शादी की, लालची खानदान में, तो ये इसका कसूर है। इन्होंने दुआ करके शादी नहीं की, दुआ खुदा भाई, हाँ जी, दुआ करके शादी करें फिर अच्छा रिश्ता मिलता है। जे तो आप भी लालची से ये सही तो बताए। मैं आप उनका जिक्र भी करूंगा, मैं उनसे परमिशन लेकर ना उनका हवाला दूंगा, फिर आपकी मैं देखूंगा गैरत और तो मेरी खलीफा राबे से ज्यादा तो मैं उन्हीं का करना। एक मिनट तनवीर भाई, इधर खाला जी की बात सुने, ठहर दोनों बैठा रहे जी। खाला हम लोग खलीफा राबे से ज्यादा तो दुआएं करने वाले नहीं हो सकते ना, उनकी बेटियों की डिवोर्स हो गई तो हम आम लोग क्या चीज हैं। हाँ, तो नबियों की बीवी ये अजीब बात करता है। अच्छा, ये निदा का भी केस सुना ना, जब मिर्जा मसरूर को फोन कर रही कि आप खलीफा वक्त है, आपने मुझे बेटी कहा हुआ है, आपके साले ने मेरे साथ ये ज्यादती की है, तो वो उसको कह रहे कि चुप हो जाए। अब तनवीर साहब ये बताए कि खलीफा वक्त को ये बातें राजपूत साहब, मुझे ये बताएं, आप मिर्जा साहब को सच्चा समझते हैं? यार, अगर सच्चे वाले काम करेंगे तो मैं मानता हूँ सच्चा, अगर सच्चा काम नहीं करेंगे उसका जवाब दो। मिर्जा साहब को सच्चा समझते हो? मुझे ये बताए कि मिर्जा साहब मिर्जा मसरूर की बात ही कर ले। मिर्जा मसरूर नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तनवीर भाई। साहब को सच्चा मानते हो? मैं मिर्जा साहब अगर सच्चे सही काम किए तो मैं मानूंगा सच्चा, अगर नहीं मानते हो तुम पैदाइशी नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं उसको सच्चा मनवाने की। अगर उन्होंने चीजें देखिया तू दौड़ लाएगा, मैं तेन पछाण गया, तू दौड़ लाएगा। तू मैंने दस, मिर्जा साहब तेरे दादाजी ने, तेरे वालिद साहब ने बैत की थी ते तू मिर्जा साहब नू किन्ने साल तक सच्चा समझते रहे हैं, शादी तो पहले के शादी तो बाद भी? मैं भाईजान, मैं जो इन्हां च नाइंसाफियां, बेईमानियां, हर बुरे काम देखे, मैं नहीं मानता मिर्जा साहब। अच्छा, तो कदों दा अहमदी है तू? पैदाइशी है? मैं मेरे दादा ने बैठ की थी मिर्जा बशीर बिन महमूद। और तनवीर साहब पाकिस्तान केड़े शहर दा रहने वाला है? पाकिस्तान केड़े शहर दा? होनी तेरी रबुआ केड़े महल्ले दा? रबुआ दा? मैं भी रबुआ दा। दारलोम गिट्ठे दी दुकान दे लागे मैं घर बनाया है। गिट्ठियां दे घर दे लागे? उन्हां दे महल्ले च बनाया। ओ गिट्ठियां दी दुकान दे नाल? हां, मैं तेन पहुंच गया, मैं तेरे कोल, तेरी मैं इंक्वायरी करा लेना, तो दोबारा आई ते हुणी तेरा मैं सब कुछ प्रूफ दे नाल, जो तुसी कहंदे ना कि ओ दूसरा फरकीन नहीं हैगा ते झूठ बोल रहा है। अगर आ जाए रवे च रह के औरत ते हाथ चुकिया, तेन शर्म नहीं आई?
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਡਰਗ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਲਹ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? वो बेईमान दारुलूम दी जिस तरह दी तेरी तबीयत है ना, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾ मैं दारू सब गालियां नहीं निकालनी तू किथों आया, सब पता लग गया मैनू। मिर्जा मसरूर बेईमान अल्लाह दा खलीफा बनया ते आन के इत्थे गोरियां दी गोद च बैठा। तू अंब लेना है लंदन च, राजू पनाह नहीं ली तू। इनको चुप कराया जाए भाई, गालियां ना निकाल, भी चुप कर जाना, चुप कर जाना। नहीं, मैंने कोई गाली नहीं, मैं कहता हूँ ये जमात अहमदिया के सर के ऊपर पनाह लेके अपनी बीवी को मार रहा है, जिसको शर्म नहीं आती। अब बड़े मार रहे हैं भाई, एक थोड़ी मार रहा है, वो अकेला मार रहा है। घरों में लड़ाइयाँ हो जाती है, ऐसी कौन सी बात कर रहे हो यार? तो अगर बीवी शिकायत करती है तो उसको निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। चलो आप उनकी सुन लो ना, राजपूत भाई की। और राजपूत भी कहानियां सुटन दे, कहानियां नहीं सुटन दे, सच्ची गल सोने ने मैं जान गया गुलाम ने मिर्जा गुलाम नु ए नबी दी सानू तरबियत। तेरे वाले साहब दा की नाम सी? तू चल अपना काम कर, की नाम सी वाले साहब दा नाम की सी? मैं हुणी पहुंच जाना, मैं भी दारुल मिर्जे नु कहना मेरे नाल गल करे किसे कह तू तो टट्टू में, तू उन्हां दे टुकड़ दे पालना। तेरी मेरी गल सुन, दारुल दा तू रहन वाला, मैं समझ आ गई। तू गुलाम है, मैं बताता हूं, मैं किसी गुलाम नु नहीं मानता। तेरे खामोश में मैं बताती हूं, एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आया पेपर दवांगा, तू पढ़ना, ताडे रोंगटे खड़े हो। मैंने दोनों को म्यूट किया माजरत के साथ। नीचे एक मैसेज आया लुकमान साहिब भाई का, वो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों का भी हंसा निकल जाएगा। वो कह रहे हैं, लगता है मौसूफ को बीवी से मोहब्बत है, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। अच्छा गुस्सा नहीं करते, टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और जाके इस्तगफार करे और माफी मांगे। अच्छा, कहीं हालांकि कहीं ऐसे लोग होते हैं जो जिनके घर लड़ाइयाँ झगड़े हर वक्त चलते हैं, लेकिन मोहब्बत भी होती है। तो ये खो जाता है कई दफा, गुस्से में औरतें प्रवोक कर देती हैं, हाथ उठा देते हैं बंदे। ये कोई बात ही नहीं है ऐसी, बड़े लोग नहीं तो अभी तक इवन के ओहदेदारों में, मुझे पता है कि ओहदेदारों में हुआ हुआ है, बहुत सारे ओहदेदारों में भाई जाके सुलह क्यों नहीं करता? मैं सुलह करके मैं अहमदी आज कल मैंने बयान देने शुरू किए। मैंने 10-15 साल दफ्तरों में धक्के खाए, दफ्तरों में अमूर अमा में तुम्हारी तलाक को कितनी देर हो गई है? और गल मैं वादा मैं पैदाइशी अहमदी, मैनू पुछना किहड़े दफ्तरां च आ सारे जेड़े कंजरखाने अमूर अमा फलान ढींग बनाए, समझ गया? तेरे वालिदैन ने हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम और तेरा किरदार की है, तू अपने वालिदैन की खराबी करन दिया। तेरे वालिदैन ने सच्चा अंदाजा आप तकलीफ में हैं, लेकिन आप ना पता है क्या कोशिश करें, अगर आपने आते एक बात बड़ी अच्छी की थी, मुझे अच्छी लगी कि आपके मुखातिब अहमदी हैं और आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन इसी वक्त मैंने भी अपने आप को ये पक्का करती हूँ कि कभी किसी का गुस्सा हमने ऐसे नहीं निकालना कि हमें अल्लाह ताला के आगे जवाब दे हो जाए। बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं तायीद करता हूँ। तो हर जगह पे मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको तकलीफ में कर लें, ठीक है? को अल्लाह को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैं क्या रोल अदा कर सकता था, मैंने कुछ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं कि राजपूत भाई सारे काम में जो आपका मामला हुआ है, इसमें खलीफा का क्या काम है? खलीफा को खलीफा का काम ये था कि अगर अल्लाह का खलीफा होता ना, कहता है इसने जो भी जुर्म कर दिया, ड्रग डीलिंग कर दी, रेप कर दिया, कत्ल कर दिया, इसकी हेल्प करो, ये हमारा बंदा है, इसका घर ना उजड़ने दो। आप उसकी बीवी को समझाओ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ये और मुझे जमात अल्लाह की ऐसी घटिया जमात है जो लोगों से चंदे मांग के चल रही है। अल्लाह अल्लाह जमात चलाएगा। आज ये चंदे मांग करते एक एमडी में न रहे, तंग है। मैं उनके अभी लेके ना अपनी मैं टिकटॉक में सारे पेपरों के साथ अपने केस की सबूत दिखाऊंगा, जो हुजूर को खत लिखे गए वो नहीं
करूंगा। वो तो राजपूत भाई को फायदा तो नहीं होगा ना, यहाँ पे किसी बंदे को अथॉरिटी तो नहीं है ना। अपनी बीवी को भी लाओ जो तुमने सारे आएंगे कुरान पाक पे झूठे एलिगेशन लगा के हाथ रखे मैं जुमान। अच्छा मुझे बताओ, अपनी बीवी को भी टिकटॉक पे लेके आओ, फिर उससे भी पूछते हैं कि तुमने क्या क्या भैन भी लेके आ अपनी मां भी लेके आ, समझ गया तू मेरे ना गल कर, मेरे घर तक भाई। ठहर जाओ एक मिनट ठहर जाओ। अब तो आपने अपनी वाइफ से नहीं कांटेक्ट किया राजपूत भाई? हाँ दसो, हूं नहीं बोलेगा। अरे था ना अपना अनम्यूट करें राजपूत भाई। राजू भाई ये सब झूठ बोल रहा है, इसने बहुत ज्यादतियां की हुई हैं। मुझे भाई आप यार डिसाइड ना करो, आप कौन से कुछ जज हो, डिसाइड करिए। जज नहीं हो, मतलब इसका इखलाक है जमात का निजाम ही करावे और मैं सारे प्रूफ दवांगा। ओके मैं छोड़ रहा, मैं नहीं इन्हां नाल गल करना चाहता। एक घटिया गुलाम अहमदी है, मैं गल नहीं सी, मैं अपनी ब्रॉडकास्ट बना के ओदे उत्ते मैं प्रूफ भी नाल दिखावांगा। तो अल्लाह प्रूफ अहमदियन दी आंखें खोलना चाहता हूं कि ये कितना जुल्म हो रहा है। अहमदी मेरी मुझे इनबॉक्स में अपना परेशानी बताएं, ठंडे हो जाए। मैं नहीं ये गुलाम अहमदी है, ये देखो की बात जानते हुए भी मिर्जा और जमात को ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये दुआ करे कि अल्लाह करे जो जमात ने मेरे साथ इसके साथ किया ना मेरे साथ भी करे, फिर मैं देखूंगा कि कैसे अल्लाह का उसको मानता है। अल्लाह का खलीफा सही करता काम, जमात का निजाम सही करता है। चलो ठीक है भाई साहब, जाओ आप जाके जोर में, हम आपके बहन भाई हैं, आपके बहन भाई हैं। आज जुमा पड़ा है, इस्तगफार किया, जुमा पड़ा है, अब भाग गया ये प्यारी भाई। जोड़ना तो है ना, जोड़ना है, हर सूरत में जोड़ना है ना, आखिर कोशिश करनी है। उनका 10 साल से ज्यादा हो गया, वो क्या जोड़ेंगे अब? नहीं, इस्तगफार करे, अल्लाह ताला हर थे, उनकी आवाज से पता चल रहा था। इस तरह के केस काफी हुए हैं जुमात में, ये एक तो नहीं है, ये निकालने वाली कहानी जरा बहुत केस होते हैं। इस तरह के मारने वाली बातें बहुत हैं। ये जो उसके बाद ये इस तरह के केस हालांकि हुए हैं कि शादी एक बंदा ठीक ठाक करके है वहां से, वो गैर अहमदियों में भी हुआ है वैसे, लेकिन अहमदियों में मैंने 4 केसेस, दो केसेस मेरे खानदान में हुआ है। बंदा पाकिस्तान गया, शादी करके लेके आया, लड़की एयरपोर्ट तक आ गई है, एयरपोर्ट पे गायब हो गई है। अब बंदा बेचारा परेशान बाहर इंतजार कर रहा है कि कहाँ गई है, पता चले वो किसी और के साथ चली गई है। हाँ, ये केस मैंने भी सुना हुआ है। हाँ, ऐसे हो जाता है, इंसान है जहाँ पे भी। लेकिन मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि वो जो हुजूर को बार बार कह रहे थे ना, बेसिकली उनका शिकवा ओहदेदारों से था। तो हम अगर आराम से उनसे बैठ के बात करें, उनसे गलती हो सकती है। हाँ जी, वो कभी होता है कि इंसान को डिस्कस करने से बात समझ आती है कि मैं डायरेक्ट जो समझ रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि खुदा का बनाया हुआ खलीफा है, तो मुझे तो प्यार ही नजर आ रहा था कि वो शिकवा भी प्यार में था कि नहीं। अभी तो वो आखिर पे कह के गया कि मैं मिर्जा साहब को भी झूठा समझता हूँ। वो जिस वक्त आए थे ना, और शुरू में उन्होंने जो बताया था, बाजी ऐसे कई आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ जमात अहमदिया में आने का भी रास्ता खुला है, जाने का भी खुला है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ ठीक है, वो जमाती निजाम नहीं देते किसी को भी। हाँ जी, किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए ना। नहीं देना नहीं चाहिए, मगर वो देखें, हमारा आपको तो पता है, आप पैदाइशी अहमदी हैं, हमारा एक निज़ाम है, हम उस निज़ाम के साथ बंधे हुए हैं हम, और वो इस तरह के हमने बैत की है, हम फ्राइविलिश बैत किया। यहाँ पे आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है। जो लेकिन अभी मेरे पास, मैं जर्मनी में 40 साल से रह रहा हूँ, मेरे पास एक आदमी है, उसने 1955 में बैत की थी पाकिस्तान में। वो जर्मनी आ गए बुजुर्ग, वो जर्मनी आके उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, जर्मन औरतों के पीछे लगना शुरू कर दिया। उनको मना करते रहे, चौधरी साहब ऐसे ना करें, चौधरी साहब ऐसे ना करें। वो जर्मन औरतों के पीछे लगे रहे, कभी उससे शादी कर ली, कभी उसके पीछे चले गए, कभी उसके साथ शराब पी ली बैठ के। तो फिर ऐसे लोगों की कहाँ जरूरत है? अभी वो 90 साल का हो गया, अब कह रहा है मेरी माफी कराओ।
और यकीन करें हुजूर ने अब भी उसको माफ कर दिया। मेरे शहर की बात है, 2 हफ्ते पहले उसको माफी कर दिया। मेरे गम ताजा हो गए तनवीर भाई, मेरे गम ताजा। हाँ जी, तो वो ये बात ये कि इंसान खलीफा वक्त हमेशा माफ कर देते हैं। आप 1 खत लिखें, 2 लिखें, इस्तग़फ़ार करें और आते जाते रहें जमात में और सदका दें, जो भी तौफीक है दें। हुजूर हमेशा माफ करते हैं। मेरे पास इतने केस आए हैं, सबको माफी हो गई है, सबको माफी हो गई है। और मैं खाला जी को माफी दिलवा दे, फिर खाला जी को माफी दिलवाए। आहो, खाला जी को मैंने कहा है, मेरा एक कज़न है वहां का मुरब्बी, मैं उनसे बात कराता हूँ। मेरा सगा कज़न है जो स्वीडन का मुरब्बी है। आपका मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है उनका? नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। ठीक है। आगा साहब हैं, आगा साहब, ये इतना मैं बता देता हूँ। ओ बेड़ा तर गया। हाँ जी, आगा साहब मेरे कज़न गया। तो आप जानती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओ यस यस यस। तो मैं आपने तो ऐलान किया है, मैं आपकी उनसे बात करा देता हूँ। आप मेरे से अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं तो बहुत ऐसा करना। बहन, आप हजरत मसीह मौला अलैहिस्सलाम को सच्ची मानती हैं, और जो भी आपसे गलती हुई, मैं नहीं पूछना चाहता, जो भी आपसे गलती हुई है उसकी अल्लाह से माफी मांगे। मैं आप तो बहुत बड़ी चीज निकले तनवीर भाई। नहीं, मैं एक सादा सा बंदा हूँ। मेरे घर में 3 मुरब्बी हैं। मेरा सका भाई तंजानिया का अमीर जमात है, और मैं आपको अगर आप माफी मांगे खुदा ताला से, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं तनवीर भाई उनको, अपने कजन को सिर्फ इतना कहें कि मैंने जो लेटर रजिस्टर कराए हैं ना उनके नाम पे, वो पिक कर लें। मेरी सारी दरख्वास्तें उस लेटर्स में मौजूद हैं। वो आपने उनके नाम पे भेजी है? जी, मैंने उनका नाम लिखकर, आगा साहब का नाम लिखकर, अब वो डिलीवर होने के लिए काफी हफ्तों से करीब की दुकान पे पड़े हुए हैं। उनके पास लेटर आया होगा, उनसे कहें वो पिक कर लें। कब की बात है? मैंने उनको जो पैसे भेजती रही हूँ, लेकिन जो रजिस्टर कराए हैं ना वो 2 जून को कराए थे। पैसे किस लिए भेजती रही? नहीं, वैसे नहीं। अच्छा, वैसे, ठीक है। तो आपने हुजूर को क्यों नहीं लिखा? हुजूर को तो डायरेक्ट फैक्स रोजाना की, शुरू में तो डेली, और फिर हुजूर को भी रजिस्टर करवाई हैं। अच्छा ठीक है, मैं आगा साहब से राब्ता करता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? उनको पता होगा, कहेगा सोफिया आपकी जो लेटर उसने भेजे हुए, एक मैं ही हूँ, मशहूर हुई हूँ। अच्छा, अल्लाह के वास्ते वो कह रही है कि हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि मेरे से कांटेक्ट करके मुझे रीजन बता दें, ताकि अच्छा मुझे ये बताए जो भी केस हुआ, आप उस केस को, यानी कि आप खुदा ताला से माफी मांगती हैं, जो भी है मुझे नहीं पता। मैं तो अल्लाह ताला से माफी मांग रही हूँ, लेकिन तनवीर भाई मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ कि मुझे रीजन नहीं पता। आप आगा भाई से कहिएगा कि मुरब्बी साहब से कि मैं इतना तो डिजर्व करती थी ना कि वो एक दफा कॉल करके या करवा के मुझे कहते कि तुम ये गलत काम कर रही हो, ना करो, कोई वार्निंग दे देते, इखलास से पहले या बाद में बता देते। प्यारी बहन, कुछ हुआ है इसका मतलब ना? कुछ हुआ है जो कि मुझे नहीं इल्म, खुदा जानता है, मुझे नहीं इल्म। अच्छा, कोई गलती हुई है जिसका आप मतलब आपकी नजर में वो गलती नहीं है, उनकी नजर में गलती है? नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं हजारों गलतियां करती हूँ, की होंगी ना? नहीं, कोई ऐसी गलती जो आप पैदाइशी अहमदी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको तो पता होगा ना कि कौन कौन सी निज़ाम जमात। ना मेरी ऐसी उम्र है कि मैं कोई निकाह करूं, इसलिए वो वाला भी चैप्टर क्लोज है। मैं कुरान क्लासेस की इंचार्ज थी। आगा साहब से बात करता हूँ, और अगर कोई ऐसी बात हुई कि जिससे आपका कसूर ना हुआ तो मैं जरूर होगा कसूर है तनवीर भाई, मैं इंसान हूँ, मेरा जरूर कसूर होगा,
लेकिन मुझे कसूर पता तो होना चाहिए ना, कोई लेटर, कोई कॉल, कोई मीटिंग, कोई इंफॉर्मेशन, कुछ तो। आपको अभी तक किसे सदर लजना ने या किसी और ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं बता रहे ना, मैं यही तो परेशान हो रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्ट मस्जिदों में ऐलान हो गया। नहीं, ये इस सारी सिचुएशन को कितनी देर हुई है? 2 मई को, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तफसील से मुख्तसरन बता देती हूँ। 2 मई को अगर मुनासिब समझे तो ये इधर और पूरा अमीर भाई ये वाली बातें ना ओपनली कभी भी नहीं करनी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुछ अहमदी ले आए हैं, ये बातें सबको पता है। चले ठीक है। देखिए तनवीर भाई, 2 मई को मेरा ऐलान होता है। ऐसे होता है कि उससे पहले हम लोग जो है ना एक टीम बनाकर कंटिन्यूसली हजूर को ख़त लिख रहे थे कि टिकटॉक के ऊपर कुछ लोग जमात की तबलीग करते हुए गंदी गालियां दे रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनको रोकना चाहिए। जी जी। उस टीम को जो है मैं कभी भी उनका नाम नहीं बताऊंगी कि वो टीम कौन सी है। फिर उसके बाद जो है साथ में जो है मैं इंटरनेशनल क्लासेस की इंचार्ज थी, और अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ बहुत स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया से ही थे। पाकिस्तान से मना था, वहाँ से नहीं थी, पहले थी पाकिस्तान से। अब 2 मई को जुम्मे के बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई कि बाजी आप ऐलान तो हो गया आपका। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं सारे। जिन्होंने ऐलान सुना उनमें वो लोग भी थे जो मेरे साथ मिलकर प्लान के जरिए लेटर्स हजूर को भेज रहे थे जी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि अब ये बात सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी जमात की पर्सनल है। तो कुछ अरसे के बाद जो है, जो स्वीडन के रहने वाले एक भाई थे, उन्होंने बड़े जोश में आके बता दिया कि जो फलानी है ना, इसका तो ऐलान हो चुका है मस्जिदों में। ये जो मुखालिफ है, इन लोगों ने ब्रॉड लगा दी। ब्रॉड पे मैं बड़े मजे से गई, लिखा हुआ था ब्रॉड पे कि टिकटॉक की एक मशहूर शख्सियत का खराज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी खबर लीक हुई है। मैंने ऊपर जाके कहा कि गालीबाजों में से किसी का हो गया होगा। पता चला कि वो रिकॉर्डिंग ऑन की तो वो तो मेरी बात हो रही थी। मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं आया तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा हुआ है। मैं फिर बात घुमा करके आ गई उसके, लेकिन इंटरनली मैं कंटिन्यूसली कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी। तो अमीर जमात स्वीडन ने मुझे कर दिया ब्लॉक। आगा साहब ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आगा साहब को जो भी स्टूडेंट कॉल कर रही थी वो उनको कह रहे थे कि जिनसे हजूर नाराज हैं आप उनसे पढ़ेंगी या अपने बच्चे पढ़वाएंगे। हाँ, वो तो एक ठीक बात है कि अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, हाँ जी, उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये तो एक और मामला है। हाँ, अब मसला ये है कि ये बात जो है टिकटॉक पे पूरी तरह फैल गई। जब फैल गई तो मैंने कहा जी सही है, ठीक है। आपको पता है मुखालिफ इंतजार कर रहे होते हैं। फिर 3-4 भाइयों ने और भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी हमें पता है, पता है, पता है। अहमदियों में तो फैल जाती है बात, आपस में हम सारे एक ही होते हैं। लेकिन बैक साइड के ऊपर मैंने जो है वो पहले फैक्स डेली करवाया, उसके बाद मैंने लंदन मॉस पे रजिस्ट्रीज भिजवाई। फिर मुझे जिसने जो मशवरा दिया मैंने किया। हमारे लोकल सदर ने कहा कि आप ऐसा करें, कॉल ना करें, आप ईमेल्स करें अमीर साहब को। मैंने वो की, उसका जवाब नहीं आया। आगा साहब को भी मैं ईमेल साथ साथ कर रही हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप रजिस्ट्री कराएं। मैंने स्वीडन के अंदर रहते हुए ही लंदन में भी रजिस्ट्री करवाई है और उनको भी रजिस्ट्रीज भेजी हैं। मेरे पास डेली पोस्ट का मैसेज आता है कि रजिस्ट्री वाले लेटर पिक नहीं किए गए हैं, लेकिन साथ में जो नॉर्मल लेटर भेजे थे जिसमें मैंने कहा था कि जमात अहमदिया में ये ऐसा नहीं होता, तो मुझे रीज़न मैं जानना चाहती हूँ। साथ में जो है मैंने दुआओं के लिए भी कहा था। तो अब तक जो है ये सिचुएशन है कि मुझे अब अमूर आमा ने लास्ट ये बात कही थी कि बाजी आप सिर्फ दुआएं करें और हजूर ही आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी बात हुई हो। हाँ, एक सीन और भी हुआ था कि दिसंबर में हमारे घर में एक्स सदर लजना आई थी और वो मुझसे बात कर रही थी कि अच्छा आप व्हाट्सएप पे ग्रुप है और ये वो बात कर रही थी। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो अमीर साहब कुछ कहे थे। अच्छा, उनके जाते ही मैंने अगले दिन सुबह उठ के अमीर साहब को मैसेज किया। मैंने कहा अमीर साहब खैरियत है, क्योंकि वो मुझे जानते थे कुरान क्लासेस के हवाले से। मैंने उनसे कहा कि अमीर साहब अगर कोई बात है तो मुझे बता दें, कोई मुझे घबराने की जरूरत तो नहीं है।
तो उन्होंने कहा अल्लाह फजल फरमाएगा, दैट्स इट। मैंने अपनी लोकल सदर लजना को कॉल की। महमूद साहब है? नहीं, जफर, पूरा नाम नहीं ले ली। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने अपनी लोकल सदर लजना को, मैं ये 2 काम कर सकती थी, मैंने अल्लाह जानता है मैंने ये दोनों काम कर दी है। अमीर साहब को भी कॉल करके पूछ लिया, मैसेज करके, और लोकल सदर को कॉल की। वो वैसे ही खुश हो, बा जी मैंने ख्वाब में देखा था आप मुझे कॉल करेंगे। मैंने कहा बेटा कोई बात हुई है? उसने मुझे कस्में खा के यकीन दिलाया कुछ नहीं हुआ, ये बात दिसंबर की है। मैं मुतमईन हो गई। अब तनवीर भाई मैंने तो कभी दावा नहीं किया कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, हजारों गलतियां हुई होंगी। मुझे सिर्फ फाइनल ये बात बताएं कि आप जमात में वापस आना चाहती हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे से क्या गलती जानने है। की बात नहीं, आप मुझे ये बताएं आप जमात में वापस आना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, मेरा मुकाते इतना सख्त हुआ है तनवीर भाई। मेरा आपसे वादा, मैं जल्दी राब्ता करता हूँ, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बाद में निकली कि उसमें आपका बहुत बड़ा कसूर हुआ तो फिर आप मैं माफी मांगूंगी। मैं अभी भी माफी मांग रही हूँ। खुदा ताला से माफी मांगे। बाकी जो निज़ाम जमात से निकलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उसमें सिर्फ चंदा नहीं। तनवीर भाई जिंदगी खत्म हो जाती है। या मैं समझता हूँ, मगर आप हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सच्चा समझें और उन पे ईमान लेके आए। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम मानते ही हैं, और बाकी आप जुम्मा इजलास खामोशी से पढ़ के आ सकती हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई मस्जिद से नहीं निकालेगा। आप जब चाहे मस्जिद में जाएं, ये मेरी आपको गारंटी है। तो ये आप व्हीलचेयर पे होती हूँ, मैं जाके वहाँ पे कोई तमाशा नहीं है। अच्छा, चलो मैं समझ गया हूँ। मैंने पूछा था, इजाजत मांगी थी कि मैं जलसे पे जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मेरा एम्स कार्ड एक्सपायर हो गया है, मुझे नहीं मिली इजाजत। बाबूजी कह रहे मकार औरत झूठ बोल रही है। बाबूजी ये आप कसम खा लें इस बात पे, मैं भी कसम खा लेती हूँ। मैंने जो बातें की हैं अगर उनमें से एक भी झूठी निकल आए तो मैं माफी भी मांगूंगी, और जो आप लोग कहेंगे वो करूंगी। नहीं ये चले ऐसे कमेंट ना करे प्लीज। अगर वो आना चाहती है जमात में, और अल्लाह ताला माफ करने वाला है, और जरूर आपके मुताल्लिक अच्छा ही फैसला होगा। आप सिर्फ सच्चे दिल से लोगों को मत बताएं अपनी सारी सिचुएशन, बस यही मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। अगर आप अंदर आ गई तो मैं सबसे पहले इनकी शिकायत करूंगी, जो लाके सोशल मीडिया पे जमात के अंदर की बातें करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि आप गैर अहमदियों से मिलकर हाँ में हाँ मिलाएंगी तो फिर भी आपकी माफी नहीं हो सकती। आप इस चीज का ख्याल रखें। कौन सी हाँ में हाँ? जो सही बात होती है उसमें तो कह देते हैं ना। नहीं, आप गैर अहमदियों को आप बचपन से अहमदी हैं, पैदाइशी अहमदी हैं। आपको पता है कि ये जैसे मुफ्ती मुबशर आया था, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये उभारना चाहते हैं कि आप जमात के खिलाफ बोले, और इन लोगों से आप राब्ता खत्म करें। मुझे बस ये नहीं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुफ्ती मुबशर वो पहली दफा मेरी प्लॉट पे आए थे, और मुझे बस ये पता है बचपन से कि चौथी हमारे फ्रिज के ऊपर हमेशा लगी होती है शराइत बैत, तो चौथी शराइत बैत यही है कि आम खल्कल्ला से और खसूसन मुसलमानों से क्या कहते हैं दिली रग़बत और ये सब अच्छा सा है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं अखलाक से बोलती हूँ, नहीं तो मैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी उम्र में 66 साल का हूँ, आप भी बड़ी हैं खातून, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं वही ना, इस उम्रों में आकर जो है हम इनके साथ बच्चों को समझा ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। मैं 1983 में मैं स्वीडन गोटेनबर्ग में रहा हूँ 1 साल। वाह जी, तो मैं फिर उधर में मेरा सियासी पनाह मंजूर नहीं हुई थी, फिर मैं जर्मनी आ गया। मलिक नसीम भी होंगे आपके साथ उस जमाने में? मलिक नसीम साहब, हाँ, जो अब काम करते हैं सियासत में। अब मेरा ख्याल है मैंने नाम तो सुना हुआ है, अब देखें 40 साल पहले की बात है, मुझे पता नहीं। उस जमाने में वो पूरा बैच आया था लड़कों का ना। जी जी जी।
यंग लड़कों का। हाँ जी, मैं भी तकरीबन उसी बैच में था। वो इल्ताफ भाई है, इल्ताफ साहब भी उधर ही होते हैं, शायद आप जानती हो। अल्ताफ भाई जो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह की आईडी वाले हैं। जी वही। भाई उनको जो है ना कोई ठंडा शरबत पिलाएं तनवीर भाई। वो गुस्से वाले हैं ऐसे वैसे, एंग्री यंग मैन। जब उनको गुस्सा चढ़ता है ना तो बंदा भाग जाता है। वो तो मेरी उम्र के हो गए, अब यंग मैन कैसे हो? वो किसी और की बात हो रही है। नहीं वही है, लेकिन उनको समझाएं कि वो तो बड़ा ही गुस्सा करते हैं। वो इस समझने की उम्र में नहीं है आप, सॉरी। वो ऐसा ही है मामला उनके साथ। जैसे तनवीर भाई आपने इनसे बात की है, वैसे अगर वो उनसे भी करते ना तो उन्होंने भी आपके साथ नाइसली करनी थी। आप जज्बाती हो गए उसके साथ, वो और जज्बाती। नहीं भाई साहब, वो ना ये जो पहले दोस्त आए थे ना, ये इनकी तरबियत इस लिहाज से अच्छी नहीं हुई कि ये अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ ये सख्ती का सलूक करते हैं। और सख्ती आजकल के दौर में कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती, खासकर यूरोपियन मुल्कों में। एक दफ़ा तुम थप्पड़ मार के देखो, उसी वक्त पुलिस आ जाएगी। ये आप वो पाकिस्तान का सिलसिला नहीं, सियालकोट में पुलिस तनवीर भाई, पुलिस तो तब तक नहीं ना आएगी जब तक आप उनको बताओगे नहीं। वो तो उनको हाथ नहीं ना, तो भाई औरतें बता देती हैं, आप सब कुछ पता चल गया। अब जो 30-40 साल से यूरोप में रहते हैं, और यहाँ पे मैं जिस जगह पे जॉब करता हूँ, यकीन करें अगर कोई बच्चे को कोई हाथ भी लगा देना, पुलिस उसी वक्त पहुंच जाती है। ये तो वो ठीक है तनवीर भाई, लेकिन ये कि देखें उन्होंने जो भी किया उनको सजा मिल गई। लेकिन अगर हम भी उनको जज करेंगे तो वो फिर किधर जाएंगे? वो हमारे मुखालिफों में चले जाएंगे। और ये बात ठीक है आपकी, मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब आपको अकेला छोड़ दिया जाए, जो मुकाते की सजा है वो आसान सजा नहीं है। क्योंकि एक बंदा पता नहीं किस तरह बेचारा हर जगह गया है, उसने बड़ी कोशिश भी की होगी कि मामले सेटल करने की, वो फिर बंदा जज्बाती हो जाता है। ये सजाएं जो है ना, ये सजाएं जमात में भी मिला करते थे। मैं उस वक्त रवा में था। यकीन करें, एक हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी बशारत रहमान साहब, प्रोफेसर जमात के, वो तलीमुल इस्लाम कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई थी जिससे उनका मुकातिया हो गया था। वो उन्होंने मगर जमात नहीं छोड़ी। वो मस्जिद में आते थे, कोई शख्स उनसे बात नहीं करता था। और क्यों कि हजूर ने कहा था इसका मुकातिया करना है। गलती क्या थी उनकी? गलती ये थी कि कब्रिस्तान में जो हजरत खलीफा, जो हमारे जो पहले खलीफा फौत हो चुके हैं, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उनकी हर 5 साल के बाद कब्र से ऊपर से फट्टे उतार कर नए फट्टे लगाए जाते हैं ताकि वो कब्र नीचे ना बैठ जाए। ठीक है, वो सारा खाली किया जाता है और उस पर सख्त पैरा होता है। और जिसकी जिम्मेदारी लगाई होती है वो यानी कि सर पे खड़ा रहना चाहिए। हुआ ये कि वो चले गए, कब्रें खोली थी, यानी कि उनके ताबूत नीचे थे, ऊपर से छत खुली थी। और जो सूफी बशारत रहमान साहब जिनकी ड्यूटी थी, वो सख्त दोपहर के वक़्त वो चले गए वहाँ से। असर की नमाज वो चले गए, असर की नमाज पे वो गए उधर, तो वो उधर से खलीफा सालिस जो असर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान आ गए कि मैंने देखना है कि क्या हालत है, क्या हो रहा है काम। अचानक देखा तो सूफी साहब नहीं थे। सूफी साहब की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो सर पे खड़े रहेंगे। उन्होंने उस ताबूत को बिल्कुल छोड़ा हुआ था, तो वो फिर उनका मुकातिया हो गया, सख्त सजा दी गई उनको। और फिर जब खलीफा राबे आए, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने इस्तग़फ़ार किया, माफ़ी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये गलती तो बड़ी है, उनकी कब्र खोल के भाग गए। हाँ जी, बस गलती हो गई ना। 5 मिनट में काफी बोल लिया, अब दर्द हो रहा है। मैं तो प्यारे भाई,
ऐसे मामला हो जाते हैं, मगर इंसान को इस्तगफार करना चाहिए। तनवीर भाई आप सियालकोट से हैं? हाँ जी। अच्छा राजू भाई आप अहमदी हैं? जी जी बोले जी भाई मैं एंजेलिका भाई से तो कोई बात कर ले, अल्लाह के वास्ते इतने अच्छे भाई हैं ये एंजेलिका भाई, फायदा उठाए इनका। अच्छा मैं समझा कोई लेडी है कोई ये। नहीं नहीं ये तो ये बोलते हैं, जरा सुने इनको। मैं आ रही हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा तनवीर भाई ऐसे सियालकोट गया आप? नहीं तो मैं रवा का रहने वाला हूँ। मैं पैदाइशी अहमदी हूँ और मेरी पैदाइश भी रवा में हुई थी। तो आप कहाँ से हैं? तनवीर भाई हम ऐसे करते हैं, छोटी सी ना इल्मी गुफ्तगू जो सी है ना उसको रखते हैं। ये छोड़ दें जमाती मामलात है, ऐसे लोगों को इतनी बातें भी नहीं बतानी चाहिए, कुछ चीजें हाइड भी करनी। ठीक है, मैं ये इनको बताना चाहता था कि ऐसे निज़ाम जमात में हो जाती है गलतियां इंसान से। मैंने 2-3 वाक़यात बताए कि ये नॉर्मल चीज़ है। ये जो भाई साहब है ये इस्तगफार नहीं कर रहे, ये अपनी बीवी से माफी मांगे, इन्होंने मारा। अच्छा भाई मैं करामजीत की आयत है वो आपके सामने पेश करता हूँ जी, तो आप जरा मुझे इसके बारे में बताइएगा जी। आपने अगर पढ़ा है तो आपने अभी कहा कि औरत को मारने के मुतालिक आपने कोई गुफ्तगू की है और आपने भी लास्ट में भी फिर कहा कि उनको अपनी बीवी से माफी मांगनी चाहिए, ठीक है जी जी। तो ये है जी सूरत निसा है, आयत नंबर है 34, ठीक है जी। आप लोगों की जमात की 35 बनेंगी, बिल्कुल ठीक, 34 ठीक है जी। इसमें यह है मर्द औरतों पर निगहबान है इस वजह से कि अल्लाह ने इनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। ठीक हो गया। तो नेक औरतें अतात करने वाली, इनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत व तौफीक से हिफाजत करने वाली होती हैं और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली। हाँ जी। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ और इनसे अब पहले समझाओ। अंदेशे से मुराद है सरकशी, ठीक है, ओके। पहले इन्हें अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ, पहला ये है। दूसरा ये है इनसे अपने बिस्तर अलग करो, मतलब समझाने पे ना बाज आए तो बिस्तर अलग कर लो, ठीक है, बिस्तर अलग कर लो और इन्हें मारो। मगर सूरत हाल कैसी? अगर मैं आपको बता रहा हूं तनवीर भाई, ठीक है। पहले ये है समझाओ, फिर बिस्तर अलग करो और इन्हें मारो, फिर अगर वो तुम्हारी अतात कर लें तो रास्ता तलाश ना करो, मतलब इन पर कोई इनको फिर उसके अलावा कोई चीज ना करो। बेशक अल्लाह बहुत बुलंद और हिकमत वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यहां पर है समझाओ, फिर है बिस्तर अलग करो और फिर है मारो। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इन बिस्तर अलग करने और मारने से पहले मैं जरा सुन नहीं पाया सही, इससे पहले जो आपने लाइन पढ़ी है, जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा, नाफरमानी कर लें या फिर आप उसको ये भी तर्जमे पे मुख्तलिफ तर्जमे होते हैं, ठीक है। नाफरमानी कर लो या फिर आप उन्हें कह ले बगावत भी कह सकते हैं, कुछ भी आप, कुछ लोगों को कोई तर्जमे किए हुए हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बात यह है कि उसमें जो मजमून चल रहा है ना, ये कुरान करीम की इस आयत को शुरू से पढ़े और इससे आगे भी पढ़े। मैंने पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी, कहते हैं फिर पढ़ देता हूं। बिस्तर अलग करने और मारने का ताल्लुक ऐसा है कि अगर आपकी बीवी नामहरम और मर्द के साथ कोई गलत काम करती हुई पकड़ी जाए तो फिर इस सूरत हाल में ये सजा है। क्या सजा? पहले यही जो आप बिस्तर अलग करने का और उसको मारने का। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि जब आपका ये है कि जब आपको लगे कि आपकी औरत किसी नामहरम के साथ कुछ कर रही है
तो पहले आप उसको समझाओ, मतलब आप उसे डायरेक्ट नहीं मार सकते, पहले आपने समझाना है। और अगर वो फिर करती है तो फिर आपने उससे बिस्तर ला कर, अगर फिर करती है मतलब आप उसको इतना चांस दे रहे हैं कि वो नामहरम के साथ 3 दफा कुछ करेगी तो फिर आप मारेंगे, ऐसे बात है तनवीर भाई? बिल्कुल ऐसे, मैं तो इस आयत को यूं समझता हूं। अच्छा, आप इस आयत को यूं समझते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर तनवीर भाई फिर दोबारा पढ़ने लगा, गौर फिक्र कीजिएगा दोबारा। जी जी जी। मर्द औरतों पर निगहबान है, इससे क्या मुराद आप लेते हैं? निगहबान से मुराद है कि उनकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर वो कहीं गलत रास्ते पे जा रही हो, उसको उसकी निगहबानी करने वाले हैं। ये मर्द की ड्यूटी है कि अगर वो आपके साथ निकाह में शामिल है तो आप उसकी निगहबानी करें, उसको गलत रास्ते से जाने से पहले रोकें। ये है मुराद उसकी, मतलब गलत रास्ते से जाने से पहले हाँ, अगर आपको महसूस हो गया, ठीक है। अब आपके यही जो अल्फाज हैं, गलत रास्ते से जाने से पहले उनको रोकें जब आपको जाहिर हो जाए कि वो जाने लगी। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, सुनिएगा तनवीर भाई, आपने जो ऊपर अल्फाज बोले हैं ना, उसका थोड़ा सा नीचे आते हैं। जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, मतलब जो अल्फाज आपने ऊपर कहे हैं वो ही नीचे हैं कि यहां पर भी अल्लाह मियां ये फरमा रहे हैं, जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो। अंदेशा हो यानी कि भी है अंदेशा हो, यहाँ पर ये नहीं है कि वो कर चुकी हूं, ठीक है। अंदेशा का मतलब आगे सुनिएगा, अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ, मतलब कि तुम इन्हें समझाओ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आती, इनसे अपने बिस्तर अलग करो, ठीक है। और फिर भी नहीं तो इनको मारो। अब आपने जो बात ऊपर की है, जिन मर्द औरतों पर निगहबान हैं, ठीक है, इस निगहबान के अंदर मर्द औरतों, इसमें आप किन किन चीजों को ले रहे हैं कि मर्द किन किन चीजों से औरत को रोक सकते हैं, आप जरा ये बयान करेंगे मुझे? देखें, जब आपकी बीवी किसी नामहरम के सामने बगैर पर्दे के जाती है, आप उसको रोक सकते हैं। आप अगर वो सबसे बड़ा तो ये मामला है। उसके बाद फिर अगर वो कहता कि मेरी वालिदैन की खिदमत करो और वो करने से इनकार करती है, उसको पहले समझाओ, उसको फिर अगर फिर वो जिद पकड़ती है, फिर वो जो अल्लाह का हुक्म है वो करो। तो ये जो मामलात हैं, ये आपको खुद फैसला करना है कि कौन सा जायज है, कौन सा नाजायज है। आप इस बात को मानते हैं कि ये फैसला अल्लाह मियां अभी इस आयत के अंदर जितनी मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह मियां हमारे ऊपर छोड़ है, इंसानों के ऊपर, उस मर्द के ऊपर जिसकी वो बीवी है उसके ऊपर फैसला छोड़ है अल्लाह मियां, ऐसी बात है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर वो अब ये ऊपर थोड़ी देर पहले राजपूत भाई आए थे, ठीक है, और उन्होंने कोई बातें की हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में उनका जोन सा उन्होंने कहा, उनकी आपस में आर्ग्यू हुई, कोई बहस हुई किसी मामले के ऊपर, ठीक है। उस मामले में उन्होंने, सिंपल सी बात है, राजपूत भाई ने समझाया भी होगा, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। हमें यह समझ नहीं एग्जैक्टली क्या मामला था, ठीक है। उसके बाद है कि मुझे लग रहा है कि बहुत करख्त आदमी है, चलो जो भी है, बंदा जज्बाती हो जाता है। पहली बात है वो ये कह रहे हैं 2011 का मामला है, मतलब कि काफी साल हो चुके हैं, हो सकता है ठीक हो, अब हालात वाकयात में वो थोड़ा सा हो गया हो। तो उसके बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कुछ अल्फाज कहे कि उन्होंने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा या मारे, लेकिन साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि उनके जिस्म पे निशान कोई नहीं था, उनकी बीवी के जिस्म के ऊपर निशान कोई नहीं था, ठीक है। अब बात ये वाली है कि क्या राजपूत भाई ने ठीक किया कि उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी को मारा लेकिन अपनी बीवी के जिस्म के ऊपर कोई निशान नहीं छोड़ा? क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, अब आ जाते हैं ये एक मुआशरा, इस्लामी मुआशरा और एक यूरोपियन मुआशरा। हाँ, सही हो गया। अब आप आए सही सब्जेक्ट की तरफ कि अब आप ये कहना कि थोड़ी मैं ऑडियंस के लिए थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि अगर तो राजपूत साहब का मामला इस मैटर से हुआ है कि उन्होंने यूरोपियन कवानीन को तोड़ा है, ठीक है, क्या आप इस बात को राइट समझते हैं कि जमात यूरोपियन कवानीन को मद्देनजर रखते हुए
फैसले कर सकती है? अच्छा, बात यह है, बात प्यारे भाई, मैं काफ़ी अरसे से ऐसे मामलात में से गुजरा हूँ। हमें ये हदायत है कि अगर गवर्नमेंट तक बात पहुंचने से पहले पहले जमात में केस लेकर आएंगे तो फिर जमात, अगर गवर्नमेंट मुलव्वस हो जाएगी, फिर जमात इस मामले में बिल्कुल बाहर है। ये जर्मनी में ये केस पुलिस तक, एक मिनट मैं आपकी एक चीज ऐड कर दूं, आप बात कंटिन्यू आपकी रखिएगा। इसमें ये केस में है कि उनकी बीवी जो उनसी है वो पुलिस के पास केस लेके गई। इसका मतलब ये हुआ कि जमात के हुक्म की नाफरमानी जो उनसी है वो उनकी बीवी ने की, और उसके बरक्स क्या हुआ कि राजपूत भाई को जमात से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी बीवी जमात के अंदर मौजूद है। इसके बारे में जरा ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये उस औरत का जाती हक है कि वो जमात में जाती है या नहीं जाती, ये उसका जाती हक है। जमात उसको मजबूर नहीं कर सकती। अगर वो चाहती है कि मैं जमात के पास नहीं जाना चाहती, जमात के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसको मना करे। अगर वो कहती है कि मैंने पुलिस के पास जाना है, जमात उसी वक्त बाहर हो जाती है। तो इसमें फिर राजपूत भाई को सजा क्यों दी गई जमात से निकालने की, जब ये मामला जमात का था ही नहीं? अब मामला ये है कि आप यकतरफा बात सुन रहे हैं। आपको क्या पता कि इसने क्या क्या काम किए होंगे उसके साथ? आपको क्या पता ये राजपूत भाई ने क्या क्या जुल्म ढाए होंगे? हमें नहीं इल्म। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले से पहले भी राजपूत साहब के कोई मामला जमात में चल रहे होंगे पहले से? आप ये कहना चाहते हैं? हो सकता है। क्यों कि इन्होंने बीच में एक लफ्ज, इन्होंने एक बीच में बोला है कि मैं बाज दफा चंदा नहीं देता था, बाज दफा जमात के मामलात में आता नहीं, शामिल नहीं होता था, और काफी इन्होंने ये बातें की हैं कि मैं जमात की हर बात मानने को तैयार भी नहीं हूं। जब ऐसा मामला आ जाए कि आदमी बगावत कर रहा हो तो फिर ऐसे आदमी को जमात रखना पसंद नहीं करती। ये औरों को भी खराब करते हैं ये लोग। अच्छा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तनवीर भाई कि जो पुलिस केस राजपूत भाई के ऊपर बना, जो मैंने आपके सामने जस्ट उस पुलिस केस को भी रखते हैं, क्योंकि आपको भी इल्म नहीं है और मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है कि उनका पहले जमात के अंदर क्या केसेस चल रहे थे। आप ये कह रहे हैं जो चल रहे थे, आप ये कह रहे हैं जो की जरूरत नहीं, पुलिस केसेस सामने रखा जा रहा है। क्या पता ये जमात के साथ भी जो ओहदेदारान है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनके साथ वो एक अलग बात है, उसका हमें इल्म नहीं ना तनवीर भाई, उसका हमें इल्म नहीं। हम जस्ट ये बात करेंगे कि जो पुलिस केस अभी तनवीर साहब कह रहा हूँ, वो राजपूत साहब जो उनसे हैं, वो हमारे सामने रख के गए हैं, और जितनी बात उन्होंने बताई है या जितनी बात आपको और मुझे समझ में आई है, उसके मुताबिक ये केस जमाती केस बनता ही नहीं है, ये पुलिस की हद तक ही केस था। ठीक हो गया। ऐसी बात यहाँ तक आप एग्री है ना मेरे साथ? मैं एग्री हूँ। ठीक हो, सही हो गया, बेस्ट हो गया। चलने दी, कोई अंजलिका भाई आपने कोई बात करनी थी, कीजिएगा जरा। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि क्योंकि ये उसका जाती और एक निजी मामला है, हमें इस पर गुफ्तगू बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो बंदा है हमारे साथ बैठे, वो प्रॉपर बात बताए क्या मसला है, उस पर हम बात करेंगे। इस तरह बात करनी बिल्कुल मुनासिब ही नहीं कि वो चला गया हम उस पर बात करें, दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कोई और बात कर लें। जी ओके, मैं आपकी तायीद करता हूँ इस बात से। जी जंजुआ भाई कोई सवाल है तो पूछें, जिसने कोई ने ऊपर आना तो आले मॉडरेटर मैं नहीं हूँ, लेकिन किसी नीचे से कोई सवाल करना तो कर ले, मैं पूछ लेता हूँ तनवीर साहब से। नहीं, मैं तो खुद एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। मैं बाजी, मुझे इस बात का अफसोस है कि ये सफिया बाजी को मतलब थोड़ी जैसे भी हुआ है गलत हुआ है। अगर ये इंक्वायरी करवाएं या इंक्वायरी हो तो मुझे उम्मीद है ये अगर ये आना चाहती है तो ज़रूर जमात वापस लेगी। मैंने 20 केस देखे हैं कि माफ़ी होती है, जो गलतियां करते हैं या ज़बरदस्ती अपनी बच्चियों की शादी
गैर अहमदियों में करते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, ऐसा होता है। कई लड़के जो जर्मन लड़कियों से शादी कर लेते हैं, वो उनको भी सज़ा मिलती है। तो ये तो मामला ऐसे हैं, मगर मेरे पास तो इस तरह के ढेरों केस है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे कैसे वाक़यात हैं मेरे पास, जो जर्मन लड़कों अहमदी लड़कों से भी हुए, लड़कियों से भी हुए। तो ये गलतियां कर देते हैं, यूरोप में आके गलत दोस्तियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला माफ करे। तो अच्छा तनवीर भाई, ये बात बताइएगा कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट्स के मामला, देखिए जमात के अंदर एक सिस्टम है, कज़ा का सिस्टम एक पाया जाता है। बिल्कुल। कज़ा के आप मुझे मीनिंग बता सकते हैं, कज़ा का मतलब क्या होता है? तो उर्दू में, क्योंकि हम जैसे कि पाको हिंद के लोग हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं होगा, तो आपकी नजर में जो लफ्ज कज़ा है इसके क्या मैनी है उर्दू के अंदर, क्या शायद आपको पुराने वक्तों में याद होगा कि काजी फैसले किया करते थे। सही है, याद है ना? बादशाह, जो हमारे बादशाहों के दौर थे अंग्रेजों से पहले, उनमें 4 या 5 काजी होते हैं, और जो काजी का ग्रुप होता है ना, उसको कज़ा बोलते हैं। ठीक है, मतलब अदालत कह सकते हैं आप आज के दौर में? इस्लामी अदालत, इस्लामी आप कहने चाह रहे हैं कि कज़ा का मतलब है, जमात के मुताबिक ये है कि इस्लामिक अदालत। ठीक है। तो तनवीर भाई, जो केसेस लोगों के यहाँ के लोकल अदालतों में चल रहे होते हैं, ठीक है, क्या उसको मद्देनजर बना के जमात कोई फैसला दे सकती है? यानी कि अगर तौर पे मैं एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ आपको, एक बंदा है, वो बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड करता है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसने गवर्नमेंट की हद तक वो फ्रॉड जो है वो कर दिया, ठीक है, उसका नाम भी अखबार के अंदर आ गया, पेपर्स के अंदर आ गया, न्यूज पेपर्स के अंदर। क्या जमात के पास ये राइट होता है कि वो उसको जमात से निकाल दे? इस बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर उसकी तरबियत के लिए, उसकी तरबियत की खातर जमात भी ऐसे लोगों से कहती है कि दूर रहें, मगर मुझे ये नहीं पता है खराज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर तो वो केस जमात में आ जाए तो फिर और मसला, मगर अदालती कार्रवाई में मेरा ख्याल कम ही कोई ऐसा होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो टैक्स चोरी है, इसका अगर वो बंदा जोन सा है वो कर रहा है, लेकिन वो बंदा तो जमात की बदनामी का बाइस बन रहा है ना। फिर ऐसे ये देखें, अगर वो बंदे का नाम न्यूज़पेपर में आ गया है तो फिर वो जमात, कुछ लोग अगर पढ़ते हैं तो अगर वो उस बंदे को जानते हैं, उसको पता है कि इसका अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो वो तो फिर हो गया जमात की बदनामी का बाइस बन गया। तो जमात तो फिर उसमें इन्वॉल्व होगी ना डायरेक्टली। नहीं, मेरा मतलब कि वो जमात उसमें मुलव्वस तो नहीं है ना उस मामले में। नहीं, जमात मुलव्वस नहीं है, लेकिन वो आदमी जमात की बदनामी का बाइस तो बन रहा है ना, उसका जो फेल जो उसने किया है। ठीक है, ये तो ऐसे बात होगी कि एक बंदा है, वो बाहर लोगों को गालियां दे रहा है। मैं एक मिसाल लेता हूँ, अननोन किसी भी और कम्युनिटी को, किसी भी और मजहब के लोगों को गालियां दे रहा है, ठीक है, और जमात को उसके बारे में इल्म चलता, तो क्या जमात हक नहीं रखती उसके खिलाफ कार्रवाई करने का? बिल्कुल रखती है, बिल्कुल रखती है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने सिनेरियो पेश किया है, अदालत वाला मामला, कि जिसमें एक बंदे ने टैक्स चोरी की है और न्यूज़पेपर में उसका नाम भी आ गया है, और वो उसके बाद लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं, न्यूज़ के अंदर जाकर टीवी का नाम ले लें आप, उसको टीवी के अंदर आ गया है, तो लोग ये इसका जवाब मेरे पास ये है, अगर मामला यहाँ तक पहुंच जाए ना कि जमात की बदनामी करवा रहा है एक बंदा, तो फिर उसका ये होता है कि उससे जमात बिल्कुल किसी पैसे के मामले में जमात उससे चंदा नहीं लेती। तो उसको सजा के तौर पे ये किया जा सकता है, सजा के तौर पर उसको कहा जाता है कि तुमने गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया, अगर उसकी रिपोर्ट मुकम्मल जमात में जाती है तो उससे बिल्कुल चंदा नहीं लिया जाता। ठीक, जहां तक अब हम ना दोबारा तनवीर साहब उसी जगह पर आ जाते हैं जहां राजपूत साहब पहले खड़े थे। तो मैं आप बड़े प्यार से घेर रहे हैं, मुझे पता चल गया है।
ठीक हो गया। अच्छा तनवीर साहब, बात ये वाली है, एक बंदा है उसने अपनी बीवी को मारा, ठीक है, और उसके बाद है कि वो पुलिस स्टेशन चला गया और न्यूज पेपर्स ने उसका जो भी है मामला उसको पकड़ के तो न्यूज के अंदर शाया कर दिया कि एक आदमी है और वो इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और उसने अपनी बीवी को मारा है, तो इस पे जमात कार्रवाई कर सकती है? हाल ही उसका अखराज हमारे जर्मनी में हुआ है। ऐसे जर्मनी में एक केस हुआ है, उसका अखराज भी हुआ है और दोनों माँ बाप को जेल भी हुई। ठीक है, लेकिन जब वो आदमी ये कुरान-मजीद की आयत जो सी है ये जमात के सामने या खलीफा वक़्त जो आपके हैं उनके सामने रखेगा, तो खलीफा वक़्त इस आयत के ऊपर क्या बयान करेंगे उसमें? हाँ तो वो मैंने अर्ज तो कर दिया। वो अगर ये बंदा ये कह देता है कि मैंने इस आयत के मुताबिक कुरान-मजीद की इस आयत को पढ़ा और उस पे मुझे लगा कि मेरी बीवी जो सी है वो नाफरमानी कर रही थी मेरी, तो मैंने उसको बुनियाद बना के तो उसको मारा है, लेकिन निशान कोई नहीं छोड़ा, ठीक है? ये तो क्रिमिनल केस है ना। हाँ, ये तो क्रिमिनल केस है ना। मतलब अब आपका ये है कि जमात फिर कुरान-मजीद की आयत के मुताबिक उस बंदे ने जो बयान कर रहा है उसको साइड पे कर देगी, लेकिन लोकल कानून को मद्देनजर रखेगी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम जो काजी लोग हैं, जो हमारे जमात के अंदर कज़ा का सिस्टम है, वो बाकायदा हमारा एक फिका बना हुआ है जमात अहमदिया का, ठीक है? उस फिका के मुताबिक जो उस फिका की खिलाफ वर्जी करता है उसको वो सजा मिलती है। उस फिका में जो फिका से क्या मुराद है आपका तनवीर भाई? ये फिका से है कि जैसे फिका हनफिया, फिका जमात का भी एक निज़ाम है जिसमें पूरे आपने अपने फिके का नाम क्या रखा हुआ है? फिका अहमदिया। अच्छा, आपने उनका नाम फिका अहमदिया रखा हुआ है? हाँ जी, आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा सारा। ठीक हो गया तनवीर भाई। वो उसमें अगर उसकी कोई मुखालफत करता है या उससे, यानी हमारा जो फिका है वो 100% कुरान और हदीस जो उसके मुताबिक है, हदीस वो जो कुरान के खिलाफ नहीं, उसके मुताबिक वो हमारा फिका तैयार है। अच्छा, मैं आपको ज्यादा मैं फिर उसी सवाल की तरफ दोबारा हल्का सा, सीकर भाई आए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीकर भाई को दे दूंगा। बात ये वाली है कि मैं जस्ट आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब वो आदमी जो है जिसको ये सजा दी जाएगी कि उसे अपनी बीवी को मारा, अखबारों में नाम आया, जमात की बदनामी का बाइस बना, जमात ने उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसे निकाल दिया, और जब वो अपना केस लेके कज़ा के सामने पेश होगा, कज़ा के सामने ये कुरान-मजीद की आयत पढ़ेगा और कहेगा कि मैंने इसके मुताबिक अपनी बीवी को मारा है, ठीक है, तो जमात उसके ऊपर क्या फैसला करेगी? नहीं, उसकी बीवी से भी तो बयान लिया जाएगा ना। चलें, वो तो उसकी बीवी से बयान तो, लेकिन वो जो राजपूत भाई हैं वो ये कह गए 2 घंटे के अंदर। राजपूत भाई कहते रहे जब तक काजी इस बात का फैसला करेंगे दोनों का बयान सुनकर। मतलब आपका कहना है कि जमात यकतरफा फैसला नहीं कर सकती, दोनों का सुना? नहीं, दोनों का सुना जाता है, कभी भी यकतरफा फैसला नहीं होता। ठीक है, मतलब ये है कि उस पे वो बंदा जब ये दलाइल रखेगा तो दोनों को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर एक फैसला जो सी वो कज़ा करेगी और वो फैसला फिर आपके हजूर के सामने पेश किया जाएगा कि हाँ ये हमने चीजें पहले मुकर्रर कर रहे हैं। अरे भाई बात एक मिनट तनवीर भाई, एक मिनट। अच्छा जीशान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, काफी देर से आप बात कर रहे हैं ऐसी, तो इससे आप निकालना क्या चाहते हैं? मसलन मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। नहीं, हम कुछ भी नहीं निकालना। एक अब मैं आपको मौका देता हूँ, सिर्फ मैं खुद के लिए ना समझना चाहता हूँ। नहीं, हम ये बात इस चीज को निकालना चाह रहे हैं कि क्या जमात के लिए लोकल कानून जो उनसे हैं वो शरीयत से बढ़कर है? अब प्यारे भाई, आपको तो पहली बात आपको अपनी शरीयत का नहीं पता, आप लेके चले गए जमात पे आ गया ना। ये तो बात सुन ले प्यारे भाई, बात सुन लेना, ये तो गलत बात है ना, मैं अभी बोलता नहीं हूँ तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। अब बोलिएगा जो भी आपको मौक़िफ़ है। सबसे पहले अपने शरीयत को समझना ना, सही है? जो कानून जो मुल्क का कानून होता है ना, वो तो 100% शरीयत में ये बात है कि उसको फॉलो करना है, सही है? ऊपर नीचे कौन सा हो गया, सही है? तो सबसे पहले हमने हुक्म मानना है, इसका मुल्क का कानून जो है उस पर हमने चलना है।
मुल्क के कानून पे चलना है आपको। तो जी जी और जी क्या, बिल्कुल ऐसा और किसके कानून, आप किसके कानून पे चलते हैं? यहाँ पे अगर किस मुल्क में, किसी भी मुल्क में आता है, मतलब कि आपके लिए सबसे ज्यादा अम्मा जी जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे, जज़ाकल्लाह। अच्छा अंजलिका भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं, तनवीर भाई ने भी हामी भरी है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जो सबसे बेहतरीन चीज मैटर करती है वो उस मुल्क का कानून करता है जिसमें आप रह रहे होते हैं। जी जीशान भाई, आपके लिए क्या मैटर करता है? भाई हमारे लिए तो शरीयत मैटर करती है ना जी। शरीयत अच्छा, तो हाँ जी, मैं तो शाम है ना देखता। जी जी, आपके लिए शरीयत है? हाँ हमारे लिए तो शरीयत। अगर हमें यहाँ कहेगा नमाज नहीं पढ़नी तो हम पढ़ेंगे। हो नमाज की तो बात यार वो किधर बात में ना, मैंने चोरी की है, मेरे साथ ये लोग क्या भी वही करेंगे? बात है। नहीं किधर की बात किधर को लेके जा रहे हैं? कानून जो बनाता है मुल्क है, वो ये बनाता है नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, ये बनाता है। कभी आपके पास एक खलीफा है, आप बात को समझ नहीं रहे। हमारे पास इस वक्त, मेरे पास कोई खलीफा नहीं है इस वक्त, आपके पास एक खलीफा मौजूद है। सुन जाइए बात को, हाइपर नहीं होइएगा, ठीक है? रहिएगा, कोई मसला नहीं। तनवीर भाई के साथ कितने अच्छे से बात हुई है, ठीक है? जी का पहली बात, आपके पास एक खलीफा वक्त है जिसको आप खलीफा कहते हैं, और आप कहते हैं कि आपका जो खलीफा है वो अल्लाह बनाता, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि आपका खलीफा जोन सा है उसके लिए तो जो मैटर करना चाहिए वो शरीयत और इस्लाम मैटर करने। आप लोगों का ये क्लेम है कि आप लोग कहते हैं आप रियल इस्लाम के ऊपर, ठीक है? तो फिर आपके जो खलीफा हैं वो कानून जो उनसा लोकल, उसको कैसे मद्देनजर रख सकते हैं और शरीयत को पीछे कर सकते हैं? और प्यारे भाई, आपको ना सारा इन्होंने धोखा पकड़ा दिया हाथ में, और आप धोखा लेकर ना घूम रहे हैं। प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं, जब सबसे पहले हुक्मरान बने इस्लाम में हजरत अमीर माविया, ठीक है, रवायत मौजूद है, हदीस मौजूद है, उसमें जब अल्फाज बोले गए कि हजरत माविया अलैहिस्सलाम ये काम करते हैं, तो उन्हें बताया गया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है, यानी कुरान, नमाज, इसमें इसकी अपना इससे रोके तो मना नहीं होना, ये काम आपने करने। और वैसे हुकूमत के मामला में आपने इसकी वो बिल्कुल इसके साथ चलना है, अतात करनी है। जी बिल्कुल। ये कब हुआ अंजलि? कभी मुझे, मैं कंप्यूटर खोल के बैठा, मुझे हदीस दीजिएगा। जी जी, आप अगर कंप्यूटर खोला तो फिर पूरा ही खोल लें। आप मुझे बताएं, जब यजीद की हुकूमत थी तो जो मुसलमान थे वो किसका कानून लेते थे? शरीयत का या हुकूमत का? या फिर बात को दूसरी तरफ डिवाइड नहीं, दूसरी तरफ नहीं, अभी तो आगे भी आते हैं ना। अभी तो पाकिस्तान के कानून की बारी आनी, यहाँ पे पूछना कि यहाँ पे शरीयत भी अलग अलग है ना आपकी, उस हिसाब से देखना है ना प्यारे भाई। भाई देखें, हर चीज देखनी पड़ेगी ना मुझे। एक मिनट जरा तनवीर भाई जरा कीजिएगा, वन बाय वन। तनवीर भाई आप आपके साथ होगी ये बात, ठीक है? अंजलिका भाई, बात ये वाली है कि मुझे सबसे पहले आपने ये बात बतानी है कि जो आपके खलीफा हैं वो एक इस्लामी खलीफा हैं, पर इसके बारे में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल इस्लामी खलीफा हैं। और वो शरीयत के मुताबिक, वो शरीयत के मुताबिक खलीफा हैं या किसी मुल्क के कानून के मुताबिक खलीफा हैं? शरीयत के मुताबिक खलीफे। तो वो जो फैसला करेंगे वो शरीयत के मुताबिक करेंगे कि उस मुल्क के कानून के मुताबिक करेंगे? प्यारे भाई, पता क्या बात, आप कोई लेके आए थे, आप आगे जाके किसी और ट्रैक पे चढ़ गए। आपको सीधी सी बात, नहीं सीधी सी बात, मेरी अभी तनवीर भाई से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उसमें थे बैत के अल्फाज थे, हर मरूफ फैसला पे अमल किया जाएगा। मैंने तनवीर भाई से पूछा मरूफ फैसला क्या होता है, उन्होंने कहा जी वो जो शरीयत के मुताबिक होता है, ठीक है ना? तो जब एक बंदा है उसने फैसला मानना ही वो है जो कि मरूफ है और जो शरीयत के मुताबिक है, तो फिर लोकल जो गवर्नमेंट्स के फैसले होते हैं उस पे ऊपर जमात जो मर्जी फैसला देती है वो उस बंदे के ऊपर लागू ही नहीं होता। प्यारे भाई, ये जो फैसला है ना शरीयत का, ये यही है कि आपने जो हुकूमत है ना, जो कानून है, आपने उसकी पासदारी करनी है। मतलब अगर ये नहीं है, शरीयत और लोकल कानून सेम है, आप ये कहना कोशिश कर रहे हैं? नहीं प्यारे भाई, लोकल और शरीयत कानून सेम नहीं है। सेम शरीयत में है। बात सुन प्यारे भाई, प्यारे भाई किसके मुताबिक करेंगे? आप सुनते नहीं है ना, मसला ये है। मैं ये कह रहा हूं कि जो शरीयत है ना उसमें ये बात ऐड है, उसमें ये बात है कि आपने हुकूमत की जो पॉलिसी है ना उसको भी मद्देनजर रखना है। अच्छा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो हुजूर जब फैसला करते हैं तो वो लोकल जो गवर्नमेंट्स होती है उसके फैसलों को मद्देनजर रखते हैं?
नहीं, ये आपने कहाँ से निकाला? आपसे पूछा अभी आपने खुद ही तो दलाइल मैं तो रसूल की बात कर रहा हूँ। बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ यार, ये तो फिर बात दूसरी तरफ। आपने अभी कहा कि नहीं, मैं एक लुकमा दे दूं बीच में अपने, आप मैं जरा थोड़ा लुकमा खा लूं और आपने दें, मैं इधर बैठा हूं। अच्छा देखे प्यारे भाई, बात ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें काफिर करार दिया है, ठीक है। हमें कहते हैं नमाज ना पढ़ो, मस्जिदें ना बनाओ, ये ना करो। तनवीर भाई, हमारे पास खलीफा मौजूद नहीं है। सुन ले मेरी बात। तनवीर भाई बात सुने। अभी मैं ना सीकर भाई को दूंगा मैं अपनी बात को ना, क्योंकि सीकर भाई बैठे, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। आपके पास खलीफा वक़्त, जिसको आप कहते हैं कि अल्लाह का खलीफा है, वो आपके पास मौजूद हैं और आप उनको इस्लामी खलीफा का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। आप किसी किस्म का कोई भी दलाइल हमारे ऊपर नहीं दे सकते। नहीं, आप हमें उस वक्त अपने साथ मिलाइएगा जब आपको ये लगे कि हमारे पास सेम टू सेम वो चीजें मौजूद हैं जो कि चीजें आपके पास हैं। अगर आप इस चीज का क्लेम करते हैं कि सेम टू सेम वो चीजें जो आपके पास हैं वही चीजें हमारे पास मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट कर लेते हैं बात करना। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अच्छा भाई, आपकी तरफ करें बात। सिकर भाई जज़ाकल्लाह। बात सिर्फ ये है कि जैसे जमात पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है हमारे खिलाफ, तो उसको हम तस्लीम नहीं करते, ठीक है। वो शरीयत के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया है कि किसी के मजहब में हुकूमत, जो हुकूमत होती है उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाती। यूरोप के अंदर कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई अहमदी है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसी को मजहब के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। हाँ, इस मामले में अगर कोई गवर्नमेंट आपको खुदा ताला की इबादत करने के लिए रोके तो उसकी बात ना मानो, ये हमारे खलीफा कहते हैं। और हम उनकी बात, पाकिस्तान गवर्नमेंट की हर बात को रिजेक्ट करते हैं जो दीन के मामले में दखल अंदाजी है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। आप ऐलान करते रहें काफिर हैं काफिर हैं कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह जब हम इधर यूरोप में रहते हैं और जर्मन गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं हम उसको फॉलो लाजमी करेंगे, मगर वो हमारे मजहब के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते। वो कहते हैं 10 वक्त नमाज पढ़ो।